कोई नया बिजनेस जिसका सक्सेस रेट के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है, डर लगता होगा ना स्टार्ट करने के पहले। डर सबको लगता है। हम लोगों ने 50 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट और हमारा आगे का प्लानिंग भी लॉस में है। 1.5 साल तक तो लॉस ही करेंगे। कितनी अमाउंट करेंगे वो भी हमें पता है और किस वजह से लॉस करेंगे वो भी पता है। 30,000 से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई एआई के कारण। एआई सब कुछ खत्म कर देगा। एआई है वो जॉब खाएगा। पर आजकल के जो स्टूडेंट्स है और जो पढ़ाई खत्म करते हैं उसके पास दो ऑप्शन है, या एक अच्छी सैलरी में जॉब करें या बिजनेस शुरू करें। आपके हिसाब से उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा रिस्क लेके बोलूंगा तभी बोल। बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाए आप? ये है ना, एक्चुअली हमारे गुजरातियों में ब्लड में और डीएनए में है कि वो माइंडसेट पहले से ही रहेगा, रिस्क वाला माइंडसेट बोलो। लेकिन बहुत सारे लोगों का कोई प्रॉब्लम सोल्व करना है, आपके पास ऐसा आइडिया है या फिर कोई बड़ा चेंज ला सकते हो सोसाइटी में, तो आप बिजनेस। तो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट ध्रुव गोस्वामी और स्वागत है आपका डिवाइन स्टूडियो में। आज के जमाने में पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर जो पॉडकास्ट ले रहा है वो भी एक फेमस इंसान है। जो पॉडकास्ट में बैठ रहा है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है, वो कोई सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा आदमी है। तो कोई आम जनता की बात आप तक नहीं पहुंचा रहा है। कोई ऐसा बिजनेसमैन या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कुछ नया करने चाह रहा है, वो आप उसकी बात आप तक कोई नहीं पहुंचा रहा है। तो हम डिवाइन स्टूडियो आपको एकदम रो से कनेक्ट करेंगे और ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे जो पूरे यूट्यूब में, पूरे इंटरनेट में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बोथ ऑफ यू। और आज हमारे साथ है क्रिएटर क्लब के दो फाउंडर्स, डॉक्टर चिराग भाई और केवल भाई। तो चिराग भाई और केवल भाई, आप दोनों एक एंटरप्रेन्योर और एक ऐसा बिजनेसमैन है जो एक कोई यूनिक बिजनेस कर रहे हैं। मतलब हाँ, सब लोग बिजनेस करते हैं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। अब जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर ऐसा बिजनेस चला रहे हो जिसमें आपको सक्सेस का रेट है कि ये बिजनेस अगर करेंगे तो इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। पर आप जो ये क्रिएटर क्लब लेके बैठे हैं वो हम अभी अभी देख रहे थोड़ा नया है, तो आपको मतलब डर लगता होगा ना स्टार्ट करने के पहले कि ये कोई नया बिजनेस जिसका सक्सेस रेट के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है और उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट का पैसा भी लगाया होगा, तो उसमें आपको डर लगा कि नहीं लगा? वेरी गुड क्वेश्चन। डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। तो डर लगना ही चाहिए क्योंकि डर के आगे ही जीत। डर के आगे। सो ये जो सब लोग कहते हैं वो सही बात है। एक्चुअली डर तो सबको लगता ही है, लेकिन अगर आप प्रिसीजन के साथ काम करो ना, मगर अगर आपको ऐसा पता है कि इसके आगे क्या है, तो आपका डर है ना कम हो जाएगा। दूसरी चीज, डर, स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट था कि इफ यू डोंट गेट एनी चैलेंजेस इन योर वे ना, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। सो अगर चैलेंजेस आ रहे हैं ना आपके सामने, दैट मीन समझ लो कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो पिछले 2 साल से हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए, उसको ओवरकम करके अभी आज हमारे पास 1000+ इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑन बोर्ड। सो आपका जो क्वेश्चन था डर, पहले दिन जब हमने डिस्कस किया, एक्चुअली ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई ना, ये अगर आपको पता चले ना तो आपको समझ में आएगा कि डर क्यों नहीं लग रहा है या फिर हम क्या सोच के इस इंडस्ट्री में आए हैं। ठीक है, तो बिफोर 2 years बैक हम लोग एक डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी थे, द ब्रांड बूस्टर। मेजरली हम फॉरेन के प्रोजेक्ट करते थे, जनरली फाइवर के ऊपर या फिर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो उस टाइम पे हमें इंडिया से बहुत सारे वर्क आने लगे, तो हमने स्विच किया था इंडिया में। सो इंडिया में हमारे पास उस टाइम पे 500 इन्फ्लुएंसर की रिक्वायरमेंट आई 2 साल पहले, जब ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी या फिर स्टार्टिंग के फेज में ही थे हम, ऐसा सोचिए। उस टाइम पे 500 इन्फ्लुएंसर की रिक्वायरमेंट आने से हमें तो बहुत ही मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। हर एक इन्फ्लुएंसर में अगर छोटी सी कट भी रखेंगे तो वो पूरे महीने का हमारा अर्निंग दे के जाएगी। तो हमने बहुत अच्छा उसमें एफर्ट किया, फाइट की। प्रोसेस वही सेम जो आज भी कई लोग कर रहे हैं, डीएम करना, डीएम के रिप्लाई का वेट करना, फिर नेगोशिएशन करना, फिर लॉक करना। इतनी सारी प्रोसीजर हमें 500 लोगों को हायर करने के लिए करनी थी। तो 500 के लिए हमें टच करना पड़ता 5000 लोगों को, और टाइम था 1 महीने का। सो इट वाज वेरी टफ एंड हार्डली हम 50 लोगों को एक्वायर कर पाए। सो हमारा एक दोनों का ये मानना था कि कमिटमेंट की वैल्यू के ऊपर हम काम कर रहे थे, क्योंकि फॉरेन में काम करते हैं तो कमिटमेंट के बिना चलता नहीं है, और इंडिया में भी नहीं चलता है। तो कमिटमेंट था ना, वो हमारा ऑलवेज एक टॉप नॉच प्रायोरिटी रहता था, तभी भी और अभी भी। ठीक है, तो हमारा कमिटमेंट कहीं कहीं फेल होता हुआ हमें दिख रहा था, क्योंकि 500 लोगों के लिए हमने कमिट किया था, सिर्फ 50 ही कर पाए। तो रात को शायद 2 बजे होंगे, हम चाकी तफरी पे बैठे थे और थके हुए थे बहुत। तभी केवल भाई को सूझा कि यार इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी काम होगा।
हम डायरेक्टली बाय कर सकने चाहिए। सो इस थॉट को हमने थोड़ा नर्चर किया। बीइंग अ टेक गाय, मैं फाइवर के साथ भी काम करता था, तो ऐसी प्रोडक्ट में कैसे बैकबोन बना सकते थे वो हमें थोड़ा अंदाजा था। सो वैसे ही हमने डिसाइड करके फिर कुछ फिगर्स को एनालाइज किया, फ्यूचर स्कोप को देखा। उस टाइम पे हमें पता था कि ये इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की होने जा रही है। ओके। किसी को अगर मैं उस टाइम पे बताता ना कि तो ये फिर, इंडस्ट्री यहाँ पे हाँ। जा रही है, तो लोग हंसते हमारे ऊपर। सो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया और फिर डिसाइड किया कि सब कुछ छोड़ के हमने वो जो हमारी ब्रांडिंग एजेंसी थी उसको स्नूज कर दिया, बंद कर दो, पूरा ओके। स्नूज कर दिया, क्योंकि फोकस अगर करना है ना तो सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा। सो वी लेफ्ट एवरीथिंग, रिस्क लेके रिस्क लेके हमने बस कर इसमें दिया। एंटर हुए और बहुत संघर्ष के साथ हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ, मतलब अगर कोई छोटा सा भी थॉट नया आ रहा है तो उसको अगर रिस्क लेना है तो कुछ बड़ा बन पाओगे। मतलब इस जो ये इन लोगों ने बताया ना, चिराग भाई ने बताया ना कहानी, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। हम दोनों जॉब कर रहे थे सेम कंपनी में, मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम दोनों जॉब कर रहे थे। सर ने वहाँ 8 साल काम किया, मैंने 2 साल। ओके। वहाँ से एक वो क्या बोलते हैं चिंगारी थी कि अपना खुद का कुछ खुद करना का है, बिजनेस करना है। बिजनेस खुद का ही करना है, अब जॉब नहीं करनी है। ओके। वो चिंगारी हमें डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी में ले गई और वहाँ से ये जर्नी में हमें जो ज्वाइन करवा दिया, वही चिंगारी ने। और जो डर की बात कर रहे हो, तो हम दोनों एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि कोई भी स्टार्टअप अभी आपने इतना खड़ा किया है, अगर फेल हो जाए ना तो हम जीरो से वापस स्टार्ट कर पाएंगे। ये हमें हर वक्त मोटिवेट करता है। सो डर की बात नहीं है। पर आजकल के जो स्टूडेंट्स है और जो पढ़ाई खत्म करते हैं तो उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या एक अच्छी सैलरी में जॉब करें या बिजनेस शुरू करें। अगर जॉब करेंगे तो उसको कंटिन्यू उतना इनकम मिलता जाएगा, उसके खर्चे भी चलेंगे। और अगर वो बिजनेस करेंगे तो पता नहीं कि थोड़े टाइम वो कमा भी पाएगा, नहीं कमा पाएगा, क्या होगा उसके साथ, कुछ हमें पता नहीं होता। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम पहले जॉब करेंगे और फिर देखेंगे कि बिजनेस करना है नहीं करना है, कैसे करना है, और वो ऐसे अपना बिजनेस की तरफ जाते हैं। आपके हिसाब से उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे कि वो बिजनेस करें या जॉब करें? एक्चुअली मैं कुछ बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों के घर टूटेंगे। सो मैं थोड़ा रिस्क लेके बोलूंगा जो भी बोल रहा हूँ। सी, पहले तो आपकी पर्सनालिटी को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी है कि नहीं। ओके। अगर नहीं है, मतलब आपको रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि हर एक बात में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है आपके बिजनेस को। जैसे कि हम अभी भी स्टार्टिंग से लेके हमारे में वो विजडम थी, तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को केयर रख के हम वो कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाते गए। ठीक है। सो अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है ना तो वो बिजनेस में थोड़ा दिक्कत आएगी। सो पहले अपने आपकी पर्सनालिटी को आप पहले जज करो, उसके बाद आप सोचो कि करना है कि नहीं। पैसा तो देखो, जॉब में भी बहुत सारे लोग अच्छा खासा कमाते ही हैं। अगर आप गूगल में जाके एज ए CEO के तौर पे काम करो तो जॉब ही है वो, और बिजनेस की तरह ही जॉब करते हैं। सो अगर आप जॉब भी बिजनेस की तरह करते हो तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन, बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लोगों का कोई प्रॉब्लम सोल्व करना है, आपके पास ऐसा आइडिया है, कोई इनोवेशन है जिससे आप बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर कोई बड़ा चेंज ला सकते हो सोसाइटी में, तो आप बिजनेस स्टार्ट करो। अदरवाइज क्या है कि कोई रूटीन आप ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई ट्रेडिंग करके आप बिजनेस बन कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न। दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग। कोई चीज लेके आप कोई चीज बेच रहे हो, उसमें जो कमीशन मिल रहा है वो आप कमा रहे हो। दैट इज नॉट द वे बिजनेसमैन शुड थिंक। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अब जो लोग आपने बोला कि नया आइडिया है, आप सोसाइटी में कोई चेंज ला पा रहे हो, तो वो आप बिजनेस करना। पर अब AI आ चुका है जिससे वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाना थोड़ा इजी हो चुका है, और आप भी, मुझे पता है तब तक आप एप्लीकेशन थ्रू आप बिजनेस कर रहे हो। तो लोगों को ये पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता, अभी बहुत सारे लोग इससे अनजान है कि अपने आइडिया को एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू कैसे ले जाए, वैसे आइडियाज को हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या उसका करना पड़ता है, क्या उसमें कॉस्ट लगती है। सी, ये बहुत सब्जेक्टिव, कॉस्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द प्रोटोटाइप आप क्या बना रहे हो। हाँ, प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो, हर एक चीज में। फॉर एग्जांपल आप ईंट का एक छोटा सा क्यूब बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट थोड़ी शायद कम आएगी, लेकिन अगर आप कोई जाइंट मशीनरी बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट थोड़ी वेरिएबल आएगी। सो
कॉस्ट का आंसर हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है वो हम टेक प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, ओके क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में टोटल डिफरेंट मैटर होगी। सो बीइंग अ टेक गाय, मैं ऐसा कहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी जो प्रोडक्ट है, ओके मतलब आप जो सॉल्यूशन देने वाले हो वो रियली में मार्केट फिट है कि नहीं। ओके प्रोडक्ट मार्केट फिट करके एक वर्ड आता है इस इंडस्ट्री में, कि वो मार्केट फिट है कि नहीं। कभी कभार क्या रहता है, बीइंग एन बिजनेस ओनर, बहुत सारे थॉट्स आते हैं मेरे पास, अभी भी नोट्स में पड़े हुए हैं, बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास ऑलरेडी। उसमें से कोई एक ही आइडिया के ऊपर क्यों काम करना, वो डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमारे आइडियाज अच्छे ही लगेंगे। देखो पहली तो चीज ये मान के चलो, डेफिनेटली मैंने कोई आइडिया बनाया है तो मेरा तो अच्छा ही लगेगा मुझे, लगेगा लेकिन उसको वैलिडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आता है कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो मार्केट में। उसमें यूजर फ्रेंडलीनेस का, एडेप्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है, कि वो चीज मार्केट में एडॉप्ट कैसे होगी। ठीक है, अभी भी हमने जो प्रोडक्ट बनाई है तो अभी भी हम सोचते रहते हैं इसको और इजी कैसे बनाए, इसको और इजी कैसे बनाए, हम एवरी टाइम वी डिस्कस। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसको मार्केट फिट कैसे बनाते हो। एआई की बात की ना, तो एआई के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। एआई जो अभी मार्केट में एआई सब जगह चल रहा है, तो जब आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस का सोच रहे हो, तो उसमें आपको एआई काफ़ी तक का मतलब हेल्प कर सकता है। सकता है आप अपने हिसाब से खुद अकेले आदमी पूरा ऐप बना सकते हो और मार्केट में रन करवा सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कि पूरा एआई आ जाएगा और ह्यूमन चले जाएंगे। इस टाइप का एआई के भरोसे तो नहीं रह सकता, क्योंकि हम देखें ना तो एआई कैलकुलेशन भी कर सकता है। हम बोले कि ये मुझे रिसर्च करना है तो वो रिसर्च भी कर देगा। हम बोले कि मुझे ये रेफरेंस मेरे पास है, इसका जैसा मुझे बना के दो तो बना के भी देगा। वो हम जो सोच रहे हैं वो सब कुछ हमें वो करके दे देगा। तो आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो अभी तक का जीरो कॉस्ट होगा आपके बेस पे। जो आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो ये आई थिंक जीरो कॉस्ट में ये हो जाता है जीरो कॉस्ट आज के दिन में। पहले तो सब कॉस्ट लगता था, आज के दिन में ये जीरो कॉस्ट में हो जाएगा और इजीली कोई भी आदमी, कोई भी फाउंडर स्टार्ट कर सकता है बिजनेस। चिराग भाई एक और क्वेश्चन है। जी जी। वुमन है और एआई है, वुमन बिजनेस का रिसर्च करता है और एआई बिजनेस का रिसर्च करता है, तो हमें भरोसा, मतलब अगर हम एआई को अभी मैं पूछूं कि मुझे वीडियो एडिटिंग का एजेंसी चलानी है राजकोट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो पूरा एनालाइज करके बोलेगा कि इतने एडिटर आपको रखने हैं, ये करना है, वो करना है। तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? हम एआई की छोटी छोटी बातों पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, या वुमन जो रिसर्च है वो बेटर होगा? एक्चुअली क्या है कि एआई को यूज गलत तरीके से कर रहे हैं। एक्चुअली ये कैसे उसको यूज करना चाहिए, जैसे हम करते हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि उसके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नैरो डेटा के ऊपर काम करके दे रहा है, और ह्यूमन के पास उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस है। वो आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस है और ह्यूमन है ना वो रियल कॉन्शियसनेस है। और हम है ना इमोशन के बेस पे भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो एक स्टैंडर्डाइज डेटा देता है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्डाइज वे में देता है, लेकिन रियलिटी में हमें ही पता है कि हमें क्या करना है, हम एम्प्लॉय के साथ कैसे डील करते हैं। वो अगर एआई बताएगा तो वो एक प्रोसीजर के हिसाब से वो बताएगा, जो डेटा पढ़ लेकिन ह्यूमन है ना वो हर एक इंडिविजुअल है, उसके साथ कैसे डील करना है, एक के साथ अलग करना है, दूसरे के साथ अलग वे से डील करना है, क्योंकि अलग 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 लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ से। सो जो आपने एग्जांपल दिया कि वो एक एडिटर के बारे में कितनी टीम रखनी चाहिए, वो एक अंदाजा दे सकता है। उसके ऊपर टोटली डिपेंड रहने का मैं कभी किसी को सजेशन नहीं दूंगा, और मैं भी नहीं रहता हूँ। मैं रीचेक करता हूँ ऑलवेज, एआई के पास से आया हुआ डेटा मैं ऑलवेज रीचेक ही करता हूँ। और मैं एक्सेल में बहुत कम लोगों को पता होगा, एक्सेल में मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं उसको एक्सेल का कुछ काम करने के लिए बोलता हूँ जिसका मुझे पता ही है कि ये कैसे करना चाहिए। मैं उसको पूछता हूँ ना, तो बहुत जगह पे वो मुझे आसानी से वो करके देता है, बहुत जगह पे वो गलत करके देता है। जो मैं अगर क्रॉस वैलिडेट करता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि नहीं ये इसने गलत किया है, फिर मैं उसको बताता हूँ ना ये तूने गलत किया, तो वो एक्सेप्ट भी करता है, हाँ वेरी गुड कैच, ऐसा करके वो एक्सेप्ट करता है। सो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप से तो मतलब सोच नहीं पाता है, वो डेटा से लर्न करके ही फिर मतलब जो आपकी सोच होती है, आपका जो थॉट होता है, उसको थोड़ा बड़ा स्वरूप दे सकता है, बट अल्टीमेट डिसीजन तो ह्यूमन ही लेता है। एआई के पीछे भी एक टैलेंटेड ह्यूमन का हाथ है। कुछ हम मिस अगर कर रहे हैं ना तो वो आपको याद दिलाएगा। और एआई की बात चल रही है तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये एआई जॉब चली जाएगी एआई से और एआई सब कुछ खत्म कर देगा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
इसके लिए मैं ऑलवेज एक आंसर देता हूँ कि एआई को पता ही नहीं है कि स्विमिंग करना कैसे होता है। एआई को बारिश की पहली बूंदे कैसी लगती है वो पता ही नहीं है। नहीं पता। कोई हग करता है उसको पता ही नहीं है। ये सारी चीजें अगर लिस्ट बनाओ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई कभी कर ही नहीं सकता और उसको पता ही नहीं है, जो ह्यूमन कर सकते Human हैं। कर तो सकता है। दे आर इरिप्लेसेबल और वो कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो कोई आदमी है उसको ग्रोथ करने में एआई उसका हेल्प कर सकता है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि एआई है वो जॉब खाएगा एक समय पे, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एआई भी अपने आप पे रोबोटिक माइंड होगा, पर तभी उसके ऊपर भी एक ह्यूमन चाहिए होगा। जो टैलेंटेड लोग है, जो नया सोच पा रहे हैं, उसकी जॉब तो कभी भी नहीं जाने वाली। राइट नाउ अभी अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो टेस्ला यानी कि एलोन मस्क ने एक Okay. अनाउंसमेंट की है दैट आई वांट रियल ह्यूमंस हु कैन राइट लॉन्ग आर्टिकल्स। इसकी मैंने रिसर्च जब पढ़ी तो मुझे पता चला कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है। एआई उतना स्मार्ट नहीं है, वो उसको भी पता चल गया है, और हाईली पेड सैलरी में वो ऐसे बंदे हायर कर रहा है जो कंटेंट रिसर्च में स्ट्रांग हो, लिखने में स्ट्रांग हो और रिसर्च करने में स्ट्रांग हो। ऐसी है लेटेस्ट न्यूज, अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो मिलेगा। और ओरेकल में भी 30,000 से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई एआई के कारण। जॉब वाली बात है ना, जॉब किसकी जाएगी? ओके। जो अपग्रेड नहीं होगा, अपग्रेड नहीं हुआ होगा, जो एआई के साथ अपग्रेड नहीं होगा, जो मतलब उसकी जो सिस्टम एंड प्रोसेस के साथ अपग्रेड नहीं होगा, उसकी जॉब डेफिनेटली चली जाएगी। जो कॉपी पेस्ट करता था, जो जिसको जो आता है उतना ही वर्क उसको डेली कंटिन्यू, वो वाले बंदे सब उसकी सब खतरे में है। हाँ। और जो नया सोच पा रहा है, कुछ कर पा रहे हैं, वो कभी जॉबलेस नहीं होंगे। हाँ। और बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाए आपके? तगड़ा क्वेश्चन है। सी ये है ना, एक्चुअली हमारे गुजरातियों में तो एक ब्लड में और डीएनए में है कि वो माइंडसेट पहले से ही रहेगा, रिस्क वाला माइंडसेट बोलो। लेकिन नेशनल जो भी है, अभी हमारे पास बिहार से एक मैडम आए थे यहाँ पे शूट करने के लिए। सो शी क्लियरली सेड के एज कंपेयर टू गुजरात, जो अदर स्टेट्स है वहाँ पे ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना वो बहुत कम है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी लोगों को हमें ये बताने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो व्यूअर्स गुजरात के बाहर से देख रहे हैं उनके लिए जरूर मैं बताऊंगा कि हम कैसे ये बिल्ड करते हैं। तो हम अगर जब भी हम छोटे थे ना, तभी से हमारे पास बहुत सारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्ड हुई है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू। गरबा की अगर बात करूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। गरबा के ऊपर, स्टेज के ऊपर खड़ी रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां कैसे स्टेज फियर से बाहर आ जाती है, वो एक छोटा सा एक इंसिडेंट है कि जहां से हमारा स्टेज फियर दूर होता है। बहुत से बाहर वाले लोग इसको भी एक मिरेकल समझते हैं। ये अगर आप किसी को पूछोगे, और रियली में आप, मुझे तो किसी ने ये कमेंट दी थी कि यार आपके गुजरात में इतनी छोटी लड़कियां स्टेज पे इतने सेंटर में जाके डांस परफॉर्म करती है, इसको डर नहीं लगता है? तभी मुझे समझ में आया कि ओके, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है, जो हमें पता भी नहीं है। जैसे कि एक इंसिडेंट है, धमालियो धोको धमधम थाय, मेरा एक वीडियो भी था इसके ऊपर। ये जो गेम है ना, वो क्या कह रहा है पता है? फोकस की वैल्यू सिखा रहा है। धमालियो धोको धमधम थाय, આજુબાજુ જોવે એની टापली रंगाय। કદાચ સાંભળ્યું હશે તમે, ખબર નથી। સો આ શું શીખવે છે? तो कि તમે जो फोकस नहीं करो ने आजू-बाजू जोशो ने तो तुम्हारी टापली रंगाશે। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें गुजरातियों को बहुत छोटे बचपन से सीखने को मिली है। सो वी आर नेचुरली डूइंग ब्लड में हो भी तो, ब्लड में। और इवन केवल जी है, उसके बारे में पास्ट की मैं अगर बात करूं तो बहुत छोटे थे तब से उनको बिजनेस खुद करते हैं, पेरेंट्स का बिजनेस में इन्वॉल्व होके। सो ये भी एक कभी कभी लेवरेज मिल जाता है कि हम अपने पेरेंट्स के बिजनेस के साथ एंटर होके, और बहुत ग्राउंड लेवल से। ये अभी हमने ये सूरत वाले जो डायमंड किंग है उसके बेटों का तो अभी हमने देखा है। लेकिन हमारे यहाँ यह कल्चर ही रहा है कि भाई बच्चों को सिखाओ, और कैसे सिखाओ कि भाई वो ओनर के तरीके से नहीं बैठना चाहिए। वहां पे सबसे छोटी कैटेगरी का कौन सा काम है वो पहले कराओ उसको, चाहे बर्तन धोने का हो, चाहे कोई और छोटा काम हो, ताकि वो उसकी वैल्यू समझे। सो केवल भाई इज वन ऑफ देम हु नो दैट वैल्यू। चिराग भाई, केवल भाई, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेस का स्टार्टिंग जब किया है तो एक इन्वेस्टमेंट किया होगा, और फिर बहुत सारे प्रॉफिट और लॉस आते हैं बिजनेस में। तो उनसे हमें कैसे लड़ना चाहिए, उनसे हम कैसे कैसे सीखना चाहिए? मैं मेरी बात करूँ तो हम लोगों ने अब तक 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिएटर क्लब में। ओके।
और हमारा आगे का प्लानिंग भी लॉस में है पूरे 1 साल तक का। ओके। सो जब इन्वेस्टमेंट कोई आप कर रहे हो तो आपको पहले ही ये सोच लेना चाहिए कि भाई आपको कितने टाइम लॉस करना है। ओके। अगर ये आपको पता होगा पहले से ही तो आप डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव वे से लॉस करोगे, ताकि आपको जो प्रॉफिटेबली है वो आप बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब पहले ही आपने डिसाइड कर लिया होता है कि भाई मुझे इतना ही लॉस करना है। जैसे हमने किया है कि भाई हम 1.5 साल तक तो लॉस ही करेंगे, कितनी अमाउंट करेंगे वो भी हमें पता है कि इतनी अमाउंट हम लॉस करेंगे इसमें, और किस वजह से लॉस करेंगे वो भी पता है। तो जैसे सर ने पहले ही बताया कि भाई आगे का क्या पता है, तो ये आगे का हमको ये पता है कि हम इतना लॉस करेंगे ही। तो जब लॉस की बात आती है तब जब आप वो कहते हैं ना वो कैलकुलेटिव रिस्क, कैलकुलेटिव लॉस, आप अगर उस हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता हो कि लॉस कितना होने वाला कितना है। होने वाला है, तो फिर आगे जाके कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, आप रेडी रहोगे, हाँ, उसके ready लिए आप रेडी रहोगे। अगर लॉस होगा ना तो आप रेडी होगे, अगर पहले से आपको पता नहीं है और लॉस होने लगे ना तो आप सोच में बढ़ मेंटल जाओगे। सिकनेस में आ जाओगे, आप लॉस में जा डिस्टर्ब हो रहा है, लॉस जाओगे। में जा रहा है लेकिन business। अभी भी और हम एक इतना थोड़ा- लॉस करने के बाद भी हम एकदम पेशेंटली शांति से बैठे हैं, सो वी नो कि कितना लॉस होने वाला है। और एक थोड़ा अटपटा सवाल भी आपसे पूछ ही लेता हूँ कि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी, आप आ रहे हो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन बिजनेस, यहाँ से जाने के बाद भी आपको बिजनेस की थॉट करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको जॉब पे नहीं हो कि जाना है, बॉस ने जो बोला है वो करना है, वापस आके सो जाना है। यहाँ तो आपको पूरा दिन नया सोचना है, नया करना है, और दिन शाम कुछ भी। तो जो अपनी लाइफ है वो कैसे जिए, और साथ में बिजनेस कैसे करें, और फ्रेंड्स के साथ हम कैसे डील करें, और वाइफ्स के साथ कैसे डील करें, और बिजनेस में मतलब ये सारी पॉइंट्स बहुत सोचने वाली बात है ना। एक्चुअली हम दोनों देंगे इसका आंसर वन बाय वन। मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि दोनों के पास अलग अलग एक्सपर्टीज है इसका आंसर देने की। ओके। सबसे पहले तो मैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स के जो फैमिली है ना, उनको एक मैं रिक्वेस्ट पहले से ही कर दूंगा ओके। कि जो भी स्टार्टअप फाउंडर होंगे ना, उनकी लाइफ तहस नहस होगी। होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सपोर्ट की जरूरत है उनको। तो विद द गॉड्स ग्रेस मैं ये बताऊं कि हमें हमारी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। उनको पहले से ही पता है कि चलो ये बंदा इतना लॉस करने वाला है। सो फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो फैमिली को मैं बताऊंगा कि ऐसे स्टार्टअप फाउंडर जो इतनी शिद्दत से काम करे उनको सपोर्ट कीजिए। दूसरा, ये जो स्टार्टअप की लाइफ होती है ना, एक कहीं पे बड़े कोई स्टार्टअप फाउंडर ने बोला था कि उनका कोई वो नहीं होता है, मजहब नहीं होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसको सिर्फ एक ही सूझता है, दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सब एक ही चीज में होता है, क्योंकि वो एक कोई बड़ी चीज बिल्ड कर रहा होता है। ठीक है, सो दीज आर द टाइम्स दैट विल कम इन एवरीवन्स लाइफ। सो उससे जूझना है और उससे बाहर निकलना है। कई आंसर तो सिमिलर ही होंगे सर के साथ, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है ना तो वो एक क्या है कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकलता है। मतलब सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहता है, ये स्टार्टअप की डेफिनेशन होती है, और ये फाउंडर का भी माइंडसेट होता है। और जो सबसे बढ़िया बात होगी जो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट है। इस बारे में वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करें इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जो भी कोई स्टार्टअप फाउंडर है तो ये वन ऑफ द वे है कि वो उसमें बैलेंस कर पाएगा। क्योंकि जब कोई मेडिटेशन करता है तो जब आपने बताया ना कि भाई स्टार्ट यहाँ से लेके घर जाए ऑफिस से, तो फिर दिमाग में तो यही चलता है। तो दिमाग में दो बात कैसे चल पाई वो आपको सोचना चाहिए कि भाई एक तो बिजनेस की चल ही रही है, दूसरी बात हमारी फैमिली के साथ जब हम होते हैं तो वहाँ पे दूसरा कैसे ध्यान दे पाए, तो ये भी बिल्ड करनी चाहिए। तो ये उनको मेडिटेशन से बिल्ड होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि फैमिली का भी सपोर्ट हो आपके पास, और आप खुद इतना डेवलप्ड हो, खुद इतना अपग्रेड हो, तो ये आप कर पाओ। आपने ये जो बोला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी ऐप के बारे में जानने के लिए। आपने इतना लॉस होगा वो भी बोला है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसे पैशंस के साथ बिजनेस कर रहे हो। तो आपका क्या ऐप है और आपका क्या वो प्रोसेस है, सब क्रिएटर क्लब के बारे में आप सबको बताइए। क्रिएटर क्लब एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है। जैसे हम अमेजोन में से कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं, वैसे ही आज की जो डिमांडिंग चीज़ है इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स,
उसके साथ अगर काम करना हो, उसको हायर करना हो तो कैसे कर सकते हो? तो वही जब मैंने एक बताया था आपको कि हमें ये इन्फ्लुएंसर की डिमांड आई और उसके ऊपर हाँ। से हमने ये शुरू प्रोडक्ट किया। डेवलप की। सो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई योर रिक्वायरमेंट, आपकी निश के हिसाब से, आप सिटी के हिसाब से, रेटिंग्स एंड रिव्यू के हिसाब से आप इन्फ्लुएंसर हायर कर सकते हो डायरेक्टली ऐप में से, ताकि आपका जो समय, जो हमें समय लगा था 500 इन्फ्लुएंसर को हायर करने में, वो आपको समय न लगे। सो ये और लोगों को एक और दिक्कत भी आती है एज अ बिजनेसमैन, और उसको प्रूव पेमेंट लेके वो इन्फ्लुएंसर चले जाते हैं, तो आपके ऐप में ऐसा कुछ है कि वो उनको सिक्योरिटी मिले? यस, हमारी ऐप में वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही कोई ब्रांड क्रिएटर्स के साथ काम करेगी तो वहाँ पे जब ऑर्डर होगा तो पेमेंट पहले ही आ जाएगा, ओके पर वो डायरेक्ट क्रिएटर को नहीं मिलेगा, वो क्रिएटर क्लब होल्ड करके रखेगा। ओके। जब क्रिएटर उनका काम खत्म करके देगी और ब्रांड बताएगी कि नहीं अप्रूव है हमारी साइड से, तभी पेमेंट क्रिएटर को रिलीज हो पाएगा। मतलब दोनों को सिक्योरिटी आप ध्यान में रख रहे हैं कि ब्रांड भी पेमेंट कर दे और क्रिएटर को भी अपना पैसा काम करने पर मिल जाए। मतलब दोनों के बीच का ट्रस्ट है क्रिएटर क्लब। ओके। और अभी तो वैसा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उसको बड़ी बड़ी डील्स होती है और उसको चाहिए जीएसटी वाला बिल, और एक भी क्रिएटर ऐसा नहीं है, मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, तो हम जीएसटी वाला बिल कहाँ से प्रोवाइड करें? तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो? मतलब क्या है? फ्रॉम डे वन वी आर प्रोवाइडिंग जीएसटी वाला बिल, ओ बिकॉज इन दिस एरा जब हमने एंटर हुए ना, तब हम उसको प्रिसाइजली हमने ऐसा बिल्ड किया है कि दोनों को, सिर्फ जीएसटी नहीं, जो इन्फ्लुएंसर कमाई कर रहा है उसको भी टैक्सेबल इनवॉइस मिले, यानी कि वो टीडीएस कट होने के बाद उसको पेमेंट मिलता है। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ। जैसे आपने रिसेंटली न्यूज सुना होगा, गवर्नमेंट ने क्रिएटर बिल पास किया हुआ। हाँ हाँ हाँ। ये हमने 2 साल पहले सोच लिया था और ऐप में डेवलप कर लिया था, क्या क्योंकि हमें पता था कि ये इंडस्ट्री जब बूम करती है, कोई भी इंडस्ट्री, जैसे फैशन लाइफस्टाइल इंडस्ट्री पूरे इंडिया में होती है, वैसे ही ये इंडस्ट्री एक बिल्ड हो रही थी। तो जब इंडस्ट्री बड़ी होती है ना, तो गवर्नमेंट का फोकस अल्टीमेट वहाँ पे जाता है और वहाँ से कैसे टैक्स कलेक्शन हो, ये ज़्यादा फोकस होता है। सो वो लोग भी पिक्चर में अभी लेके आए, तो डेफिनेटली हम तो पहले से ही है, तो ये इंडस्ट्री में बोल सकते हैं कि फर्स्ट लोग हम जो जीएसटी वाला बिल देते हैं और क्रिएटर को टैक्सेबल व्हाइट की अमाउंट देते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ इसमें बोल नहीं पाएगी अगर आप लाखों रुपए इस ऐप से कमा रहे हो तो। क्या बढ़िया बात है। और ये क्रिएटर्स है, उनके लिए आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की होगी, क्योंकि एक फ्लो में वर्क उसको मिलेगा। अगर पर्टिकुलर है तो मतलब आपको कितने क्रिएटर्स हो गए अराउंड राजकोट सिटी गुजरात में? अभी हमारे पास आई थिंक 1000 क्रॉस कर हमारे पास 1000। और मुझे भी नहीं पता था कि 1000 जितने क्रिएटर है ओनली राजकोट। ओनली राजकोट एक सिटी और में। अभी मेरे हिसाब से अभी 300-400 लोग हमारी ऐप में आना बाकी। ओह, मतलब तो कुल मिला के 1500 लोग होंगे जो क्रिएटर है। मतलब बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि इतने क्रिएटर्स है, और वो एक दो के पास वर्क करेगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, पर इतनी सारी लिस्ट होगी तो उसको इजी रहेगा, चॉइस मिलेगी ज्यादा, और उस दोनों का फायदा है, क्रिएटर्स का और ब्रांड ओनर का। ये तो आपने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाई है, और मैं तो डेफिनेटली इसमें रजिस्टर कर ही रहा हूँ। और इसमें सिर्फ क्रिएटर्स यानी कि इन्फ्लुएंसर्स नहीं, ओके, कोई एडिटर है वो भी आपको मिल जाएंगे, फिर आपको एंकर्स मिल जाएंगे, फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे, मतलब सोशल मीडिया के रिलेटेड जो भी काम है वो क्रिएटर क्लब समाप्त करके देता है। जी, कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री में जो भी आता है कुछ भी वो उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। मतलब आपको अगर कंटेंट क्रिएटर में आना है तो एक ही ऑप्शन, डाउनलोड कीजिए क्रिएटर क्लब, सब समाप्त वहां पे हो जाएगा। जी, बहुत है। मतलब मैं कैमरामैन ढूंढ रहा हूँ, हायरिंग, एडिटर हायरिंग कर रहा हूँ, क्लाइंट का वर्क का पेमेंट आ चुका है, पूरा सब एकदम मिक्सअप हो चुका है। तो अगर क्रिएटर क्लब पहले डाउनलोड किया होता तो आज ये सारी समस्या नहीं आती। जी, जी। तो पहले तो थैंक यू, ये ऐसा हमने आपको प्रोवाइड किया आपने हमको। बट हमारा मिशन है कि जो ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है पूरी, उसको वेल ऑर्गेनाइज करें थ्रू क्रिएटर क्लब प्लेटफॉर्म, ताकि लोगों को ग्रो होने का मौका मिले। आज राजकोट में आप तो एक्सपीरियंस पर्सन है, कई ऐसे क्रिएटर है जो 6 महीने में उसकी जर्नी बंद करते थे। हाँ, क्योंकि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिल रहा। सो ये ना हो, हम क्रिएटर्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। हाँ, इसमें पता भी चलेगा कि छोटे से लेके बड़ा कितने तक क्रिएटर चार्ज कर रहा है, कौन कौन से फीमेल्स, कौन कौन से मेल्स, डिफरेंट कैटेगरीज, और उसमें सब पता भी चल रहा है। और 0 ज्वाइनिंग फी है इसके अंदर, हमने कोई ज्वाइनिंग फी नहीं रखी है। ओके, हर एक कैटेगरी के ब्रांड को वहां पे सब मिल जाएगा।
अभी हमारे पास 44 कैटेगरीज है टोटल। ओके, जो भी बिजनेस कैटेगरी होगा वो अपने कैटेगरी के हिसाब से बाय कर पाएगा उधर। तो बढ़िया है। It was nice session with you. Thank you, थैंक यू, Dhruv. थैंक यू, थैंक यू थैंक ध्रुव यू। भाई, थैंक यू सो मच।